वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 12 और 13 अगस्त 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले चार पीर गोगा जी, सांपों के देवता गोगा जी महाराज के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोगा नवमी है और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। आरएस 2016-17 के प्री के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो गोगा नवमी की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट में जवाब दोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी उपलब्ध करवाने की मांग की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन योजना है, ये आपको पता है लगातार, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी उपलब्ध, क्योंकि ये जल जीवन मिशन ये देश यानी राज्य और देश का केंद्र का प्रतिशत है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की करने की घोषणा यानी उपलब्ध करवाने की इन्होंने मांग की है। अब मुख्य तथ्य है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान से है और जोधपुर से सांसद है, कैबिनेट मंत्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ 100% हिस्सा केंद्र सरकार का होना चाहिए और अन्य में 90% केंद्र सरकार का और 10% राज्य का होना चाहिए। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान में जो हिस्सेदारी है ना वो 50-50 परिवर्तित है। कितनी है? 50-50 है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे 90-10 यानी केंद्र का 90 और 10 राज्य का करने का अनुरोध किया है। तो ये पत्र लिखा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्वी जो बहुउद्देशीय परियोजना जल परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर चुके हैं। तो आपको पता है लगभग राजस्थान में 86 जो संकट है वो टल चुका है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा फिर बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मरुस्थलीय क्षेत्र जो हमारा लगभग 61% भाग मरुस्थल क्षेत्र में आता है, बहुत बड़ा भाग, उसके लिए 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की करने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की पहली सेल्स फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी बनेगी। प्रदेश यानी राजस्थान की पहली सेल्स फोर्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी बनेगी। तो ये बनेगी JECRC यूनिवर्सिटी, जयपुर की यूनिवर्सिटी है, ये बनेगी। मुख्य तथ्य, देश की पहली सेल्स फोर्स सेंटर फॉर एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी जी या जे कह सकते हैं, JECRC यूनिवर्सिटी बनेगी। सेल्स फोर्स यूएस बेस्ट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कंपनी है जो पूरे सेक्टर में ग्राहकों और व्यवस्थाओं की जरूरत को पूरा करती है। अब है क्या, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों में इनोवेशन स्किल के साथ देश में आमूलचूल बदलाव के लिए आइडियाज डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, बच्चों को इस रूप में ही डालना है। इसी उद्देश्य से JU राजस्थान राज्य के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने की दिशा में बढ़ते नवाचार इकोसिस्टम को ये बढ़ावा देगा। JECRC विश्वविद्यालय भारत में राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय, ध्यान रखना यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ स्थापित? इस JECRC यूनिवर्सिटी के अंदर देश की पहली सेल्स फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी बनेगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब बनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि कृष्ण और शुक्ल पक्ष में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है तथा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी बनाई जाती है। दोनों में अंतर ध्यान रखना, राधा शुक्ल में आएगी और कृष्ण जी कृष्ण पक्ष में आएंगे, याद रह जाएगा ये बात। अच्छा, उसके बाद में देखिए इस भाद्रपद महीने में सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। तो खूब सारे त्योहारों की बात करेंगे, जैसे आज गोगा नवमी है,
चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने में देश का कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने में देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा राज्य बन गया। और दूसरा बता देता हूँ, आज से आपको बीएसटीसी और पीटेट के लिए स्पेशल करंट जीके मुख्य तथ्य के साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा स्पेशल बीएसटीसी और पीटेट के लिए होगा। उसमें चाहे पटवार हो चाहे राजस्थान पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने फोकस बीएसटीसी पीटेट के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल किया है। और लेकिन वो काम चाहे वो राजस्थान पुलिस है चाहे वो पटवार है, हर किसी में काम आएंगे। तो सारे विद्यार्थी इन वीडियो को देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। मुख्य तथ्य, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। हाल ही में भारत सरकार के फेम योजना के तहत दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। अभी आपने सुना होगा, दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब किस योजना के तहत? फेम योजना के तहत। ये फेम क्या है? देखो, FAME, तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। और इसमें ये शर्त रखेगी है कि जैसे शहरों में हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, और जैसे अब दिल्ली से जयपुर आएगी तो हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। इस शर्त के साथ ये बसें शुरू होगी। ये जो फेम योजना है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 से हुई थी, और इसकी अवधि देखो क्या थी, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक थी। लेकिन इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक किया गया। अब दूसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया, लेकिन फिर भी बीच में कोरोना वायरस की वजह से हो नहीं पाया। अब दूसरा शुरू हुआ है, जिसमें क्या है, 10,000 करोड़ की राशि को सब्सिडी के रूप में दी जाने की मंजूरी मिली है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक बसें बहुत सारी चलनी शुरू हो जाएगी। क्या सिस्टम होगा, क्या एवरेज देगी, क्या कुछ होगा, ये सारी शुरू होगी। तो राजस्थान ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू करने वाला देश का कौन सा चौथा राज्य है? हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मिस इंडिया की सेमीफाइनलिस्ट ऐश्वर्या शोराण, जिन्होंने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की में 93वीं रैंक प्राप्त की है, का संबंध किस जिले से? राजस्थान की है। और इतना बड़ा कारनामा किया है क्योंकि पहले मिस इंडिया सेमीफाइनलिस्ट और उसके बाद में अपनी स्टडी को जारी रखा, एक पूरा मतलब मेहनत करके और अडिग एक लक्ष्य रख के और 93वीं रैंक प्राप्त की, बहुत बड़ी बात है। तो ये चूरू जिले की है। मुख्य तथ्य, चूरू के राजगढ़ की ऐश्वर्या शोराण यूपीएससी एग्जाम में 93वीं रैंक प्राप्त की है। ऐश्वर्या शोराण मिस इंडिया की सेमीफाइनलिस्ट रह चुकी है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आ सकता है, ऐश्वर्या शोराण क्यों चर्चित रही? यूपीएससी एग्जाम में 93वीं रैंक प्राप्त की थी और चूरू जिले की है, अगर क्वेश्चन बना तो। छठा देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर के जीवा भाई का हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के जीवा भाई हैं और उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से? इंपॉर्टेंट, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। मुख्य तथ्य, डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत वीरपुर मेवाड़ा झापा नीचला निवासी, ठीक है, ग्राम पंचायत कौन सी है? वीरपुर मेवाड़ा झापा नीचला निवासी स्वतंत्रता सेनानी जीवा भाई का जुलाई 2020 को निधन हो गया। जीवा भाई ने वागड़ क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल पांड्या के साथ कार्य करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। देखो, भोगीलाल पांड्या के साथ इन्होंने काम किया, बहुत बड़ी बात है। और 2020 में इनकी मृत्यु होना। और आपको ये भी पता होना चाहिए, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। वही भोगीलाल पांड्या जिनको वागड़ के गांधी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, डूंगरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस पर अब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं सर महीना अगस्त का चल रहा है, जुलाई के क्वेश्चन, तो हम हर रोज करंट अफेयर्स की बात करें, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हर मंथ के रह जाते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने आते हैं या कोई बुक्स में से पढ़ते हैं, ताज़ा जो भी अपडेट होता है आपको उपलब्ध कर दी जाती है। जैसे ये भी ये जुलाई महीने का है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को डॉक्टर मुकेश कुमार बंसल को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। उनका संबंध किस जिले से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बहुत सारे उपहार दिए गए, संस्था के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, डॉक्टर के अलग अलग व्यक्तिगत रूप में।
तो डॉक्टर मुकेश कुमार बंसल को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला इनका सब झालावाड़ से। मुख्य तथ्य 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपको पता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में झालावाड़ के डॉक्टर मुकेश कुमार बंसल को तो प्रथम पुरस्कार मिला, अजमेर के डॉक्टर संपत सिंह जोधा को द्वितीय पुरस्कार मिला और भीलवाड़ा के डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा को तृतीय पुरस्कार मिला। तो राजस्थान में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई 2020 को बनाया गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थान में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई 2020 बनाया गया। तो समझ में आ गई होगी बात, सारी समझ भी गए होंगे विश्व जनसंख्या दिवस। 8 नंबर देखिए, हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार पाने वाले सुरेंद्र अवाना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके कुछ और डिटेल हमने निकाली है, तो उस डिटेल को आप तक पहुँचाना जरूरी है। सुरेंद्र अवाना राजस्थान के किस जिले के हैं? जयपुर के। कौन सा? हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार। बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के किसान को देने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। मुख्य तथ्य, राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को ICAR के हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के दूदू तहसील के बेराना बिचून के सुरेंद्र अवाना को यह पुरस्कार देने की घोषणा CISR के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल समारोह में हमारे देश के कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 जुलाई 2020 को की। तो सुरेंद्र अवाना को क्यों अवार्ड की घोषणा की है? तो ऑर्गेनिक खेती, गिर गाय की डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती, औषधीय पौधों की नर्सरी, उद्यानिकी में 10,000 के पौधों का संचालन कर रहे थे, इसलिए। अब ये नाम आया गिर गाय की डेयरी, तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि गिर, ये जो गिर है नस्ल वो किस पशु की है, क्योंकि चर्चित है तो आ सकता है तो गाय की है। सुरेंद्र अवाना के अतिरिक्त 1 लाख की पुरस्कार जो राशि है वो बरवानी मध्य प्रदेश की सारिका पाटीदार को भी देने की घोषणा की है। इन दोनों को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब नाम आया ICAR, ये होता क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 92वें स्थापना दिवस पर 16 जुलाई को यह आयोजित हुआ था और इसमें घोषणा की थी। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 9वां देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और खुशी की बात हमारे लिए, काफ़ी पिछले 6 महीने से जो समस्या खड़ी हुई थी वैक्सीन की, वो पंजीकृत हो चुकी है। तो कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बना है रूस। तो बड़ी कामयाबी रूस को मिली है। सब देशों को चौंकाते हुए इसकी जो वैक्सीन है वो पंजीकृत हो चुकी है और कामयाब भी हो चुकी है। तो रूस कोविड-19 महामारी के लिए स्पुतनिक 5 नाम से वैक्सीन लॉन्च की इन्होंने, जिसको विश्व स्वास्थ्य जो मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया गया। ये बहुत बड़ी बात, ऐसा करने वाला रूस विश्व का पहला देश बन गया। अब रूस की बात है तो थोड़ी सी चर्चा हम देश विदेश पर भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो पटवार हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। राजधानी है मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। संसद है ड्यूमा। और मुद्रा कौन सी है? रूबल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? रूस है, ध्यान रखना। 10 नंबर, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया? बहुत बड़ी बात, कौन सा हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जिसने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? तो वो बांग्लादेश। हालांकि पहले स्मारक बने हुए, लेकिन नए तरीके से, बढ़िया तरीके से उन्हें और दोबारा बनाया जाएगा, तो ये बांग्लादेश ने घोषणा की है। तो मुख्य तथ्य, यह घोषणा बांग्लादेश के जो युद्ध मुक्ति मंत्री हैं मोजम हक ने 8 अगस्त को किया। मोजमल हक ने 8 अगस्त को की। 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। वो 1971 तक आपके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर आएगा। स्मारक के लिए त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के अंशुगंज में 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया। त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के अंशुगंज में। अब देखिए, बांग्लादेश की कुछ हम चर्चा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राजधानी ढाका। मुद्रा टका। ढाका टका। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया, ये भी हमें पता है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर विवाद चलता रहता है, जो सिक्किम के आसपास से निकलती है ये, ठीक है। तीस्ता नदी को लेकर विवाद चलता है। भारत का त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, दोनों ही। तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। बांग्लादेश जो त्रिपुरा हुआ किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और भारत के साथ जो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा, ये जो सीमा बनाता है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है। पड़ोसी देशों में 4096 पॉइंट कुछ है बनाता है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। 11 नंबर देखिए, इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? इंदिरा वन मितान, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। यह नई योजना का लक्ष्य है राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी राज्य देश आएगा हमें चर्चा जरूरी है, क्योंकि अलग से हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है जयपुर, ये रायपुर, सॉरी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जयपुर तो हमारे राजस्थान की है। स्थापना 1 नवंबर 2000 को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है भिलाई, राउरकेला, ठीक है, और जगदीशपुर, ये शब्द सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर चली थी, ठीक है। सोवियत संघ की सहायता से भारत का प्रथम संयंत्र है जो रेलों का निर्माण करता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो सभी का जवाब था आर.के. माथुर। बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। और अभी जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा बने हैं। एक क्वेश्चन था हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर बूंदी के किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सभी का लगभग सही ज़्यादा बूंदी के सुरजन सिंह के दरबारी कवि थे। हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर, ये जो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, उनके बारे में लिखा हुआ है। बहुत हठी थे, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी और उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हें शरण देता हूँ, तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो इतना हट पकड़ लिया, लास्ट में अपना वंश गवा दिया, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा था। 1301 का प्रथम साका हुआ था वहाँ पे। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन अलर्ट सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, और उसकी स्थापना कब हुई? उस अर्धसैनिक बल की, मुझे कमेंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन, एरनपुरा छावनी में कब विद्रोह हुआ? एरनपुरा छावनी है, उसमें विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857, 21 अगस्त 1857, 28 मई 1857, 10 मई 1857। चारों की चारों ही तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना चारों की चारों तारीखों के बारे में मुझे सिर्फ बताना कौन सी क्रांति हुई थी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीडीएफ इसकी नानक क्लासेज स्टडी अड्डा टेलीग्राम पे ग्रुप है, ध्यान रखना कहाँ पे? टेलीग्राम पे, वहाँ मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अनअकैडमी आप ज्वाइन कर रखे हैं, आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, और आज से आपको बीएसटीसी और पीटेट, राजस्थान पुलिस, पटवार, चारों के लिए अलग से राजस्थान करंट अफेयर्स के मुख्य तथ्य के साथ करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा। हर 2 या 3 दिन बाद एक वीडियो लगातार मिलेगा। अगर आप शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जुलाई मंथ पूरे का आपको करंट अफेयर्स मिल चुका है, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो देख सकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।